मैं एक गांव का किसान परिवार का लड़का हूं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं स्कूलों में। मैं जब फेल हो गया था तो मैं इतना डिप्रेशन में था। अगर मैं फेल नहीं होता तो दोबारा फिर 6 महीने बाद में एम्स का एग्जाम होता है, वो मैंने निकाल दिया और मैं एम्स में चला गया। तो फिर मेरी जो रैंक आई, फिर मुझे लगा कि मैं किस चीज़ का डॉक्टर बनूं। मुझे लगा कि जिस बीमारी के साथ मैं पैदा हुआ था तो आज मैं उसी का इलाज करूँ। मेरा यूपीएससी सीएमएस का इंटरव्यू था। वहाँ पर जो मतलब उस पूरे इंटरव्यू में आईएएस बैठते हैं और कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं, तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछना शुरू किया। एक कहानी है ऐसे बच्चे की जिसके जन्मजात दोनों पैर टेढ़े थे, वो चलने में असक्षम था। तो रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने बोला कि ये चल नहीं पाएगा, ऐसा ही रहेगा, तो इससे बेहतर है यदि ये मर जाए तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरी सिंह मीना है। मैं राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के बोली कस्बे के कोडियाई गांव का रहने वाला हूं और वर्तमान में अभी जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूं। दोस्तों, जन्मजात जो बच्चा टेढ़ा था वो बच्चा मैं खुद हूं और ये कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से। जब मैं जन्मा तो एक बीमारी जिसको साइंस के भाषा में CTEV या क्लब फुट बोलते हैं, इस बीमारी में बच्चे के दोनों पैर टेढ़े होते हैं और ये बीमारी दोनों पैरों में भी प्रभावित करती है या एक पैर को भी करती है, लेकिन मैं दोनों पैरों में पीड़ित था और ये इस चक्कर में मैं चलने में असक्षम था। और मेरा जो जन्म हुआ था वो गांव में ऐसी कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, तो जो लोकल दाई थी उसी ने ही मेरा मतलब जो मेरी डिलीवरी जो घर पे करवाई थी, तो उसको इसका पता भी नहीं था कि बीमारी क्या है। फिर धीरे धीरे मेरे घर वालों को पता लगा, मेरी मदर को, कि इसके तो पैर टेढ़े हैं। उन्होंने बात करी, तो आज भी ये बात 25 साल पुरानी है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ तो वहाँ पर कोई भी अभी हड्डी रोग विशेषज्ञ काम नहीं कर रहा। तो इसमें मुझे वक्त लग गया और बाद में मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, वही जो हमारी बोली कस्बे के एक साहूकार, उन्होंने बोला कि इस बच्चे को आप SMS हॉस्पिटल जयपुर में दिखाओ। मुझे वहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर में मैं गया तो वहाँ पर तब काफ़ी लेट हो चुके थे। वैसे इस बीमारी का जो मैं बता रहा था क्लब फुट या CTEV मतलब कंजेनाइटल टेलीपस इक्विनोवेरस। तो नॉर्मल इसका इलाज होता है प्लास्टर लगा करके। इसकी सीरियल कास्टिंग होती है, 7 दिन में बच्चे को बुलाया जाता है, उसका प्लास्टर किया जाता है। लेकिन यदि ये टाइम लग जाता है इसमें तो फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो SMS हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ और बाद में जब मेरी छुट्टी की गई तो एक शूज़ होते हैं, उसको CTEV स्प्लिंट बोलते हैं, वो लगा के मुझे घर भेज दिया गया। और वैसे तो उन्होंने बोला था कि ये शूज़ मुझे 7 साल तक पहनने, लेकिन 5 साल के बाद मैं नॉर्मल बच्चों की तरह चल सकता था, खेल सकता था, तो मैंने उसके बाद में उनको पहनना बंद कर दिया। फिर मेरी कहानी होती, फिर मेरा दाखिला गाँव के सरकारी स्कूल में हो गया, मैं पढ़ता रहा। फिर बाद में जो मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने एक एग्ज़ाम मुझे दिलवाया, जो जिला स्तर पे होता था, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का एक एग्ज़ाम होता है। उसमें जिले से कुछ बच्चों को चयन किया जाता है और सरकार उसके पढ़ने का खर्चा उठाती है। हालाँकि मैं अपने परिवार के बारे में बता देता हूँ। मैं एक किसान परिवार से हैं। मेरे पिताजी एक छोटी-सी नौकरी करते थे PWD में, माता गृहिणी थी और हम 7 भाई-बहन हैं। तो इसी के चलते कि मैं उसमें छात्रवृत्ति एग्ज़ाम में मैं पास हो गया और मेरा दाखिला हो गया विद्या भवन उदयपुर स्कूल में और मैं वहाँ पढ़ने लग गया। जब मैं वहाँ पढ़ने लगा तो जब मैं 7वीं क्लास में वहाँ पढ़ता था, तो घर पे ही मेरे जो बड़े भाई साहब वो बात कर रहे थे कि इसकी ज़िंदगी मेडिकल साइंस ने सँवारी है, उसने इसको चलने लायक बनाया है, तो इसकी ज़िंदगी को मेडिकल साइंस को सुपुर्द करेंगे और इसको डॉक्टर बनाएँगे। और ये बात मेरे जो एक बच्चे के जो मस्तिष्क होता है, उसके वहाँ तक चली गई। तो मुझे भी लग गया कि यार मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब मैं पढ़ता-पढ़ता, मैं पढ़ने में नॉर्मल था, इतना मतलब नॉर्मल सामान्य एक बालक था। जब 10वीं में मैं पढ़ा तो टीचरों ने मेरे से पूछा, मतलब टीचर्स पूछते हैं 10वीं के बाद में कि बेटे क्या बनेगा? तो मैं यही बोलता था कि मैं डॉक्टर बनूँगा। दूसरा सवाल मेरे से वो करते थे कि कौन-सा डॉक्टर बनेगा? तो इतनी मेरी समझ थी नहीं। तो मेरा बगल में जो दोस्त बोलते थे, वही मैं, जैसे वो बोलते थे उस टाइम डॉक्टर त्रिहान कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, बहुत फेमस नाम था। तो हम बोलते थे कि कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। कहानी आगे बढ़ती रही, मैं 11वीं क्लास में फिर मैं बाल विद्यालय कोटा में आ गया। उसी जो छात्रवृत्ति एग्ज़ाम थी उसके कुछ स्कूल्स होते थे, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता था। तो मेरे को लगा कि अब बड़े भाई साहब को लगा कि भई इसको डॉक्टर बनाना है, तो इसको कोटा भेजना पड़ेगा। तो कोटा में मैंने बाल विद्यालय में दाखिला लिया और वहाँ तक भी मैं पढ़ने में कोई मेरा इतनी रुचि थी नहीं। जब 11वीं क्लास में मेरे बायोलॉजी ले ली थी मैंने, फिर मैं थोड़ा खेलने में बहुत ज़्यादा था, मतलब मेरा खेलने का, मैं क्रिकेट, मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा मेरे को शौक था, तो मैं खेलने में ज़्यादा रुचि रखता था। जब मुझे 11वीं क्लास में पता लगा कि यार डॉक्टर बनने के लिए तो आपको PMT का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है,
जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मेरे को उस रात को नींद नहीं आई। मेरे साथ मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ पढ़ता था, उसको लगा कि यार मतलब कुछ ऐसे इसको इसको ऐसी चीज़ देख कर के उसको लगा कि कोई मैं मतलब मानसिक रूप से कुछ न कुछ बीमारी से मैं ग्रसित हो गया हूँ। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी था। लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना। उस दिन से मेरी ज़िंदगी ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। मतलब मेरा व्यवहार सब मतलब एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। मैं बिल्कुल खेलने से दूर, मैं पढ़ाई पे बहुत फ़ोकस हो गया। फिर 11वीं पढ़ा, फिर 12वीं बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी 12वीं में, और उसके बाद 12वीं पढ़ने के बाद में फिर मैं घर आ गया। तो मेरे जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने मतलब किसी से आर्थिक सहयोग लेकर के मेरा दाखिला कोचिंग में करवा दिया, पीएमटी की कोचिंग के लिए। फिर मैं वहाँ पढ़ने लग गया, और पीएमटी की कोचिंग में जो जितना पढ़ा हूँ ना मैं, मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक फ़ोकस रखा कि मेरे को पीएमटी निकालनी। मैं कभी घर नहीं गया, मैंने कोई भी ऐसा फंक्शन अटेंड नहीं किया मेरे घर में, चाहे वो कैसा भी फंक्शन हो, शादी हो, उस दौरान मेरे घर पे मैं गया ही नहीं। मैं 1 साल में सिर्फ कोटा रहा और मैं पढ़ता रहा। और उसी दौरान और मेरा एक लक्ष्य था कि मेरे को एम्स दिल्ली में जाना है, मतलब मेरा एक ड्रीम था। मेरे पास क्या एम्स का जो फॉर्म भरते थे उसका एक किताब मेरे पास हुआ करती थी जो फॉर्म पे, तो उसमें एम्स का फोटो आता था। तो मैं डेली जब भी मैं सोता था तो उस फोटो को देख के सोता था कि एक दिन मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, ये मेरा ड्रीम। पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। फिर एग्ज़ाम दिया मैंने, तो एग्ज़ाम दिया तो बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ करते थे। आजकल तो नीट एग्ज़ाम होता है, पहले पीएमटी, एआईपीएमटी ऐसे अलग-अलग इंस्टीट्यूट के। तो बीएचयू का मैंने एग्ज़ाम दिया। तो बीएचयू के एग्ज़ाम में मेरी मतलब उसमें सीट्स तो कम थी लेकिन मेरी 40 रैंक आई। तो मतलब मुझे लगता है अगर बीएचयू में अगर 40 रैंक आई तो ऑल इंडिया पीएमटी में मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। फिर मेरे को और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और मैं पढ़ा, और मैं फिर उसी जब मेरा परिणाम आया तो मैं मेरे घर से दिल्ली आ रहा था, मेरा एग्ज़ाम देना था मुझे, जिपमर का एग्ज़ाम देना था। तो मैं गुड़गाँव के स्टेशन पे था, मुझे वहाँ से बिजवासन हमारे एक रिश्तेदार के वहाँ जाना था। मेरे को भैया के पास फ़ोन आया किसी का कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, ऑल इंडिया पीएमटी का रिज़ल्ट आ गया है। फिर भैया ने किसी को फ़ोन किया, तो पता लगा कि मेरा मेरा सिलेक्शन हो गया है, और भाई कि पीएमटी में ऑल इंडिया में मेरे को सीट मिल जाएगी। फिर मैं उस दिन वो एग्ज़ाम था दूसरे दिन, लेकिन भैया ने कहा तू एक सो जा कि कल तेरा एग्ज़ाम है। मैं उस रात को बिल्कुल नहीं सोया। हालाँकि उनको ऐसा लगा कि मैं सो रहा हूँ। भैया भी वो भी काफ़ी खुश थे, मतलब ऐसी खुशी थी कि मतलब मैं डॉक्टर बन गया। मतलब मेरे को गाँव में कई लोग ऐसे बोलते थे कि यार डॉक्टर बनना आसान थोड़ी है, क्यों तुम फालतू पैसे खराब कर रहे हो? कई कई बार ऐसे बोलते थे, जैसे मैं बोलते थे ना कि भाई क्या कर रहा है? कि पीएमटी में कई एक बार जैसे अरे यार पीएमटी की तैयारी क्यों करवा रहे हो? पीएमटी कोई ऐसी एग्ज़ाम थोड़ी है, कैसे पास हो जाएगी? तो ये चीज़ें मेरे एक ज़हन में थी यार कि मेरे को यही करना है। तो बाद में जब लगा तो एक तरह से होता है ना कि जब कोई ड्रीम पूरा होता है आपका तो मतलब ये लगता है कि आदमी सो नहीं सकता, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स है वो हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं रात भर नहीं सोया। फिर सुबह उठा, एग्ज़ाम दे के मैं घर आ गया। घर पे आया तो मतलब सबको लगा, क्योंकि मैं शायद उस टाइम हमारे आस-पास भी डॉक्टरों की मतलब इतने ज़्यादा कोई डॉक्टर थे नहीं। तो मतलब पूरे गाँव वाले कि भाई डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। फिर डॉक्टर बनने के बाद फिर मेरा सफ़र वहाँ तक खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने एमबीबीएस में दाखिला लिया। एमबीबीएस मेरी शुरुआत हुई है मतलब मेरा जो एमबीबीएस में जो शुरुआत हुई है वो है जीएमसी बड़ौदा में मुझे एडमिशन मिला। 3 महीने में जीएमसी बड़ौदा में रहा। उस दौरान रैगिंग भी थोड़ी होती थी, तो कुछ खट्टे-मीठे अनुभव मुझे उसके रहे। मैं एक तरह से मैं जो स्कूल्स में पढ़ता था, जैसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था, तो उसमें क्या लड़कों को खोलने की कोशिश की जाती रैगिंग में। तो कुछ चीज़ें सीखी मैंने, लेकिन मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था वहाँ से। तो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र करा कर के मतलब वो और मैं आ गया एसएनएमसी जोधपुर। फिर वहाँ मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। मेरे को लगता था, फिर मैंने स्टार्ट की पढ़ाई करना एमबीबीएस की। एमबीबीएस का सफ़र भी मेरा काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी दोस्त बने, वापस मैं अपने खेलों पे आ गया। मैं मतलब फुटबॉल में खेलता था, तो मैं फुटबॉल के मैंने काफ़ी टूर्नामेंट वहाँ पे जीते हमारे मेडिकल लेवल पे। लेकिन एमबीबीएस का जो सबसे मेरा कड़ा अनुभव है, वो ये रहा कि जब मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में था, पढ़ने में मैं ठीक था, मतलब मेरी एमबीबीएस में कोई ऐसा था कि मैं सारी एग्ज़ाम मैंने समय पे निकाले थे। मैं एमबीबीएस के एग्ज़ाम में मैं मेडिसिन का एक जो प्रैक्टिकल है, उसमें मैं फ़ेल हो गया। मतलब जो मेरे को कभी आशा नहीं थी, क्योंकि मैंने मेडिकल जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो मैंने जो हमारी कुछ क्विज़ होती है, जैसे आईआईपी क्विज़ होती है पीडियाट्रिक्स की, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। एक डर्मा क्विज़ होती है, तो उसके लिए भी मैं हमारी कॉलेज से सिलेक्ट होकर के हम 2 लोग जयपुर उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे हम। और उसमें फ़ेल होना मेरे लिए बहुत ऐसा अनुभव, मैं डिप्रेशन में रहा। मुझे लगा मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा। मतलब मैं घर पे मैंने बताया नहीं, क्योंकि मेरे घरवाले जैसे इतने पढ़े लिखे थे नहीं। मैंने मेरे जो बड़े भाई साहब से फिर उनको बताया था, और मैं गया ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाता 3-4 महीने बाद में। लेकिन आप देखिए कि वापस एग्ज़ाम हुआ, मैं पास हो गया, और उसके बाद में एक यूपीएससी सीएमएस मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है जो डॉक्टर्स बनते हैं रेलवे में, उनके लिए एग्ज़ाम लेती है। मैंने वो एग्ज़ाम निकाल लिया था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गया था, तो मैं उसमें क्वालीफाई नहीं हुआ, लेकिन मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया। तो उसके बाद में आगे मैं पढ़ने लगा, दूसरे साल फिर दोबारा मैंने यूपीएससी का निकाला एग्ज़ाम, और मेरी अच्छी रैंक आई। हालाँकि उसके बाद में जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला, तो मैंने पीजी का भी, हाँ, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मतलब मेरा जो
मैं कहते नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है आदमी को जो बाद में लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैं जब फेल हो गया था तो मैं इतना डिप्रेशन में था। अगर मैं फेल नहीं होता तो दोबारा फिर 6 महीने बाद में एम्स का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने निकाल दिया और मैं एम्स में चला गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल इसलिए हुआ था कि मेरे का जो ड्रीम था मैं देखता था नीट में, मैं उस तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। फिर मैंने एम्स में काम किया मैंने। तो कई बार अपन सोचते हैं कि लाइफ़ के साथ बहुत बुरा हुआ है, मतलब अपन बहुत पज़ल मतलब इतना डिप्रेशन में रहा, लेकिन बाद में पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मुझे लगा था कि ये कोई योजना थी मेरे लिए जो मुझे एम्स में पहुँचाना चाहती थी। तो मैं सिर्फ़ 6 महीने बाद में मैं सिलेक्ट होके एम्स में चला गया। एम्स में मैंने काम किया और फिर बाद में मेरा ऑल इंडिया का रिज़ल्ट आया 15 जनवरी को। तो मैं मुझे पी मतलब पहले तो मुझे मेरठ मिला। मेरठ कॉलेज एलएलआरएम एक मेडिकल कॉलेज मिला। तो वहाँ गया तो फिर मेरी जो रैंक आई, फिर मुझे लगा कि मैं किस चीज़ का डॉक्टर बनूँ। फिर मैंने सारी चीज़ें सोचता रहा। फिर मुझे लगा मेरी डेस्टिनी यही थी। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स चुन ली। मुझे लगा कि जिस बीमारी के साथ मैं पैदा हुआ था, तो आज मैं उसी का इलाज करूँगा। फिर मैं मेरी ब्रांच चुन ली तो मुझे वहाँ के एचओडी ने बुलाया। मैं प्रेज़िडेंट था, मैंने एडमिशन लिया कि बेटे आप मतलब आपने ऑर्थोपेडिक्स क्यों ले ली? तो मैंने मेरे पैर दिखाए, मेरे दोनों पैरों में निशान हैं ऑपरेशन के। तो मैंने कहा सर मैं ऐसे इस सीटीयू से ग्रसित था। उसको बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत अच्छा करोगे लाइफ़ में। मैं आ गया मैं। फिर मैंने वहाँ पर जॉइन करने के बाद फिर मेरी एक वापस काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होती रहती है, 1-2 काउंसलिंग होती है हर सीट्स के लिए। तो फिर मेरा दाखिला पीजीआई रोहतक हरियाणा में मेरे को मिल गया। हरियाणा का बहुत अच्छा कॉलेज था, बहुत अच्छा नाम तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और फिर हरियाणा से मैंने अपनी ऑर्थोपेडिक्स की जर्नी शुरू की। काफ़ी चीज़ें सीखी फिर उसमें मैंने फिर बाद में जब बच्चे आते थे, जब मैं पीजी कर रहा था रेजिडेंसी में, तो जब सीटीयू के बच्चे आते थे तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी वापस ऐसा लगता है मैं उस ज़िंदगी को वापस जी रहा हूँ। मैं उन बच्चों का बहुत ख़्याल रखता था। मतलब इसलिए भी ख्याल रखता था कि मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी, कहानियाँ बताती रहती थी कि एक बार क्या वो जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो प्लास्टर थोड़ा टाइट हो गया था। डॉक्टर चले जाते हैं ऑर्थोपेडिक्स में इस तरह की चीज़ नहीं होती कि रात को इतनी के मतलब डॉक्टर्स चले जाते हैं कि यार सुबह मतलब ऑर्थोपेडिक्स में जो सर्जरी होती है उसमें इतना इंटेंसिव केयर नहीं होती, ऑपरेशन हो गया ठीक है, दर्द का रहता है वो स्टाफ देख लेता है। लेकिन मेरे क्या प्लास्टर थोड़ा टाइट हो गया था, मैं रात भर रोता रहा। मेरी मदर ने हेल्प ली लेकिन कोई ऐसा उस टाइम तो मदर भी अनपढ़ थी, पिताजी कहीं और जगह रुके हुए थे। तो उसको ऐसा उसने बताया कि मैं रात भर रोता रहा, फिर मेरी मदर सुबह उठ कर के जो एचओडी के सामने उसने हाथ जोड़ के डाका कि सर इसका करो। फिर उसने सबको रेजिडेंटों को डाँटा और तुमको ध्यान रखना चाहिए था। तो फिर मैं उस मदर को उस बात का ध्यान रखता था। कोई बच्चा अगर किसी का ऑपरेट होता था सीटीबी का, तो रात भर मैं उस वार्ड में रहता था। मुझे नहीं मैंने किसी भी ऐसे बच्चे को ऐसे परेशान नहीं होने दिया और मैं बोलता था कि कुछ भी जो सिस्टर होती थी, अगर इस बच्चे के साथ कुछ भी होगा तो मुझे फ़ोन करना। क्योंकि मेरे को वो दर्द था, जो मैं नहीं चाहता था कि और बच्चा उस दर्द से गुज़रे। फिर मैं करता रहा, फिर मैं वहाँ से मैंने पीजी कंप्लीट कर ली और फिर मैं अजमेर, जो राजस्थान में हमारा एक जेएलएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मेरी वाइफ़ जो मेरी जूनियर भी रही है, वो अपनी पीजी कर रही थी, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, तो मैं वहाँ आ गया। 1 साल मैंने वहाँ अपनी सेवाएँ दी। उसके बाद महात्मा गांधी जो हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें मैं आ गया क्योंकि वो मुझे लगा कि अब पढ़ाई होगी तो अपने जयपुर में काम करना चाहिए, आस-पास लोगों के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद में मैं एक इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया ईएसआई बसेदारपुर में। मैं सेलेक्ट हो गया तो मैं वहाँ बिना बताए महात्मा गांधी को तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, मैं ईएसआई बसेदारपुर में आ गया। वहाँ पे मैंने काम किया स्पाइन सेंटर में, मेरे कुछ स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा काम रहा वहाँ पे, बाकी ट्रॉमा तो ऑर्थोपेडिक्स में होता ही रहता है, उस पे मैंने काम किया। वहाँ आने के बाद में फिर मैं सोचता रहा कि यार काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी पढ़ाई होगी, उन लोगों के लिए काम किया जाए जिन लोगों के साथ अपन बढ़ें, उनके दर्द को या उनको उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जाए जहाँ से आप उठे हो, उन लोगों तक आपकी बात को पहुँचानी चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं इसको मैं कैसे बढ़ा दूँ? तो फिर मैंने एक कांसेप्ट सोचा कि ऐसा क्या किया जाए? तो मैंने पहले क्या करता था, मैंने सारे राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं, तो मैंने राजस्थान के ज़िले के ग्रुप्स बनाए। मेरा जो जर्नी इतनी बड़ी रही मेडिकल की, तो मेरे कई दोस्त बन गए, हर मेडिकल कॉलेज में कई दोस्त बन गए, तो वो ऐसे काम करने के लिए तैयार थे। तो मैंने हर ज़िले के कुछ ग्रुप्स बनाए और उसमें मैं कुछ डॉक्टर्स जोड़ दिए सारे सब्जेक्ट के। तो वो डॉक्टर्स उस पे लोगों की हेल्प करते, कोई भी चीज़ होती, कोई छोटी-मोटी चीज़ पूछ लेते, कुछ छोटी-मोटी दवाई भी वो दे देते। और वो दौरान था कोविड का। कोविड में बहुत आपको पता है 2 लहर आई थी। पहली लहर में मैं दिल्ली में था, तो मैंने लोगों की बहुत मदद करी, जितनी हो सके लोगों की मदद भी करी, डॉक्टर्स को भी बोला। और तो उससे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि कई लोगों को यार मेरे के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है इस चीज़ को लेकर के। फिर आगे बढ़ता रहा तो मुझे लगा इसको बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे बनाया जाए। फिर मैं, मेरा छोटा भाई था, हम दोनों ने मिल कर के एक नया निर्माण किया कि यार एक बनाते हैं डॉक्टर ऑन डोर, कि हम ऐसा काम करेंगे कि जो डॉक्टर्स की जो सुविधा है ना हर डोर पे पहुँच जाए। तो हमने उस कांसेप्ट का नाम दिया डॉक्टर ऑन डोर। फिर उसका हमने जो लोगो रखा, वो लोगो रखा है स्वस्थ ग्रामीण भारत का सपना। ये लोगो लगा करके और उसको प्रोजेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ से रिज़ाइन दिया ईएसआई से और मैं चला गया फिर मैंने राजस्थान जो सरकार की जो एग्ज़ाम होती है मेडिकल ऑफिसर, उस एग्ज़ाम को दी मैंने, मैं सेलेक्ट हुआ उसमें। वो एमबीबीएस लेवल की एग्ज़ाम होती है, लेकिन मैं पीजी करने के बाद मैं उसमें गया और फिर मेरे को राजस्थान का गंगापुर सिटी जिला अलॉट हुआ। फिर वहाँ जाकर के मुझे लगा कि यार इसको ग्राउंड लेवल पे उतारना चाहिए, तो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, एक सेंटर खोला उसका डॉक्टर ऑन डोर।
और लोगों को मैं सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स उपलब्ध कराता था। आपको बता दूँ कि राजस्थान का जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें अभी कोई भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएँ नहीं है। मतलब अभी आज की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जो डॉक्टर्स थे, जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर थे, उनको वहाँ पर कुछ कंसल्ट ऑनलाइन परामर्श कराता था। और इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर हमने, मेरी वाइफ जो आँखों की डॉक्टर है, वो इसकी को-फाउंडर डॉक्टर ऑन डोर की, हम दोनों ने मिलके गाँव में कैंप ऑर्गेनाइज़ करे। हर गाँव में 1 वीक हम कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वहाँ से जैसे मोतियाबिंद के मरीज़ हम इकट्ठे करते हैं और फ्री में ऑपरेट करते हैं। हमने 5 मेरी वाइफ ने 4-5 हज़ार अभी 3 साल में ऑपरेट कर दिए हैं फ्री में मोतियाबिंद के वहाँ पे। और वहाँ लोगों को कैंप लगाते, लोगों को जागरूक करते। और कुछ हमने जैसे ऑनलाइन भी हमने काम करना शुरू किया। हमने कुछ वीडियो बनाए, जैसे सबसे पहले मैंने सीटीबी का एक वीडियो बनाया कि भई ये बीमारी होती है, इसमें बच्चा ऐसे पैदा होता है, इसका ये इलाज होता है। और मैंने एक नंबर जारी किया, मेरा हेल्पलाइन नंबर डॉक्टर ऑन डोर का, और कभी भी आपको ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करो, हमारे पास आ जाओ। मैं आज जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में काम करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, संडे के दिन एक सीटीबी क्लिनिक चलाता हूँ। उसमें कोई भी बच्चा जो इस बीमारी से पीड़ित है, जो जो जिस बीमारी से मैं पीड़ित था, उन बच्चों को हम बुलाते हैं, उसका प्लास्टर करके, और काफ़ी बच्चों को हमने इसमें ठीक किया है, और इसको मैंने राजस्थान तक पहुँचाई है। और दूसरा जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है डॉक्टर ऑन डोर, डॉक्टर ऑन डोर पे हमने हर मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर जोड़ने का वो रखा है, उसका रखा है मेडिकल स्टूडेंट। कुछ गाँव से एक बंदे हमने जोड़े हैं उसपे। हमारा सपना है कि इस जो ये मुहिम है, इसको एक बहुत राजस्थान लेवल पे मैं प्लान हमारा बड़ा है। सपने मैंने बड़े देखे हैं। मेरा छोटा भाई कहता था कि जब मैं गया था तो मैंने बोला कि मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लेके आऊँगा कि पूरे राजस्थान में मैं पहले ग्रामीण लेवल पे गाँव पे एक सेंटर खोलूँगा, ग्रामीण क्लिनिक करके, फिर उसको ब्लॉक पे खोलूँगा और जिले पे खोलूँगा, और ऐसे पूरा सिस्टम बनाऊँगा मैं। तो वो कहता है कि भई आपके सपने बहुत बड़े हैं। तो मैं क्या, अब्दुल कलाम जी का मैं काफ़ी ऐसा रहा हूँ, उनके जीवन से काफ़ी प्रभावित हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आदमी को सपने बड़े देखने चाहिए। अगर आपके सपने बड़े होंगे, तो आप अपना डेडिकेशन, अपना समर्पण उसमें लगाएँगे, तो आप उसको एक दिन पूरा भी कर लेंगे। और ये बात भी मैंने एक लाइन देखी थी, यदि आप किसी चीज़ के लिए समर्पित हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ, तो ऐसा ऐसा मानते हैं कि जो पूरी प्रकृति, जो पूरी कायनात है, आपको उस सपने को पूरा करने के लिए ऐसा लगेंगे सारे लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें मेरे साथ अब घटित हो रही है। जब से मैंने काम किया, इस पे काम कर रहा हूँ, तो इस देश में टाइम्स इंडिया हिंदी, ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है एसबीएस ऑस्ट्रेलिया, और हमारा जो डॉक्टर्स का है, सरकारी डॉक्टर, और एक राजस्थानी बीट्स, इन सब लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया। मेरे कई इंटरव्यूज़ आए हैं, जैसे द मूक नायक में इंटरव्यू आया है। कई लोगों ने, और भी मेरे जो छोटे-मोटे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, वो मेरे घर पे आए, मेरे इंटरव्यू लिए। तो ये मुहिम अब काफ़ी आगे तक पहुँच गया, काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और अब मुझे भी विश्वास हो गया कि जल्दी इस मुहिम को, अब आने वाले दिनों में जो डॉक्टर ऑन डोर का फ्यूचर देखोगे, आपको ये चीज़ पूरे इंडिया पे वो होगी। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी जो आपने सुनी कि कैसे एक बच्चा जो जिस जन्मजात एक बीमारी से पीड़ित था, और आज उसी बीमारी का वो इलाज कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक गाँव का किसान परिवार का लड़का हूँ। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ स्कूलों में, और हिंदी, जो भी आप कोई भी मीडियम से आप आते हो, तो उस पे आपको गर्व करना चाहिए। उसको लेकर के आपके अंदर ऐसा नहीं, आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कि मेरा यूपीएससी सीएमएस का इंटरव्यू था। तो मैं इंटरव्यू में देने गया, तो वहाँ पर जो मतलब उस पूरे इंटरव्यू में आईएएस बैठते हैं और कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं। तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछना शुरू किया। तो मैंने बोला कि सर, मेरे को क्या, मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। यदि आप हिंदी में मेरे से पूछ अगर मैं बता अगर आप मैं हिंदी में बता पाऊँगा तो मैं अच्छा दे पाऊँगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो इस बात से बहुत सहमत हुए, और उन्होंने बोला कि आप हिंदी में ही पूछो। उन्होंने भी मेरे को सवाल, जो डॉक्टर्स के सवाल होते हैं, उन्होंने हिंदी में पूछी जो उनसे आ सकती थी। फिर मैंने उनका जवाब दिया, और जो 3 डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे वेरी गुड बोला। हालाँकि मेरे को क्या थोड़ा-सा पता नहीं था इंटरव्यू में, कि मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, तो मैं जो नीचे जो मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चला गया था। तो जैसे ही मैं घुसा था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आप पार्टी में आए हो? तो मैं उस टाइम जो इंटरव्यू में आपको ऐसे बोल दिया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था। लेकिन मैंने जवाब सटीक दिए। बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, और आपको बता दूँ कि मैं उसी एग्ज़ाम में, मेरे को तो उसी दिन लग गया था कि यार, जब मैंने फॉलो नहीं किए ये रूल्स इसके इंटरव्यू के ही, तो मुझे फेल करेंगे। लेकिन मेरी ऑल इंडिया 596 रैंक आई उसमें। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा, तो फिर मुझे लगा। तो इसलिए जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, वो चीज़ आपको उसको ताकत बनाओ। उसके जो आप अगर आपने उसको ऐसे सोचा कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, लोग ऐसे हैं, अगर आपको कमतरा आप आंकने लग गए ना, मैं आज जैसे डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं जैसे हूँ जहाँ रहता हूँ, वो भी एक ऐसा जहाँ पे लोग हिंदी अपनी लोकल भाषा यूज़ करते हैं। तो मैं पूरी लोकल भाषा यूज़ करता हूँ, और मरीज़ को जब मैं उसकी लोकल भाषा में बात करता हूँ ना,
तो वो मेरे से बहुत कनेक्ट फील होता है। मतलब उनको लगता है कि ये मेरी बात, मेरा दर्द, जब आदमी की भाषा ही आप नहीं पहचान पाओगे तो दर्द कहाँ से पहचान पाओगे? तो आप अपना जो भी चीज़ें हैं, जैसे अपनी भाषा है, इन चीज़ों को अपना बैरियर मत बनाओ, इनको अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आपका जो जो अंदर दिमाग का जो चीज़ें सीखने का वो है, वो आपका जो जो मदर लैंग्वेज है, जिस पे आपने अपना बचपन गुजारा है, उन चीज़ में आप चीज़ों को बेहतर सीख सकते हैं। और जो भी जैसे नीट एस्पिरेंट है, जो भी अपना सपना देख रहे हैं, सपने को और अपने जो जो अपना सपना, उसके लिए आप डेडिकेटेड रहो। उसके लिए आप हमेशा मतलब उसके लिए जो भी सोचो, उसके लिए सोचो और लाइफ का एक गोल बनाओ कि मुझे वो करना है, और उस पे लगातार आप काम करते रहो। यदि काम करोगे तो आपके अंदर से आपका विश्वास आएगा, आपकी मेहनत से, आपके डेडिकेशन से, आपके समर्पण से। हर वो आदमी जिस मंच पे मैं खड़ा हूँ, उस मंच का वो हर आदमी हकदार है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, समाज को एक नई दिशा देना चाहता है, या समाज में परिवर्तन चाहता है। तो मैं आज इस मंच पे मेरी जो वाइफ है डॉक्टर नीलम मीना, उसको बुलाना चाहता हूँ। ये जो मेरे साथ खड़े हैं वो डॉक्टर नीलम है, वो डॉक्टर वंडर की को-फाउंडर भी है और मेरी अर्धांगिनी भी है। और हम दोनों मिल कर के गाँव के लोगों तक बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि गाँव के हर उस आदमी को जो उस सुविधा का हकदार है, जो शहरों में जो सुविधाएँ मिल रही है, उसको गाँव तक पहुँचा सके। हम दोनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गाँव के हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवाएँ मिले और हर आदमी को जो एक अधिकार है उसका स्वस्थ रहने का, वो उसको पा सके।